ये देखिए पूरा पाचन का। सबसे पहले जीभ से, यहाँ से इसोफेगस से, इसोफेगस स्टमच में आया। स्टमच में आने के बाद छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से गुदा यानी एनस। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बता देते हैं। मुख को माउथ कहते हैं और ग्रसनी को इसोफेगस, आमाशय को स्टमच और छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको क्षुद्रांत भी कहते हैं। वही ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब ये छोटी वाली को स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे और बड़ी वाली को लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे। ठीक है, ये बृहदान्त, इसमें कोलान पाए जाते हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है इसको कोलान बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें कोलान लिखा, बृहदान्त या कोलान भी बोलते हैं। ये है गुदा द्वार यानी एनस। अब आपका और भी जो पाचन एंजाइम मदद करते हैं, ये जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये जानना आपको जरूरी है। डायाफ्राम देखिए अमाशय और यकृत के ऊपर ऐसे सेट रहता है और यहाँ पे डायाफ्राम लगे हुए होते हैं जो कि श्वसन में मदद करते हैं। पित्ताशय, पित्ताशय यकृत में होता है। पित्तनली यही यकृत से अमाशय की ये यहाँ पे मिलता है, जहाँ जे आकार की संरचना बनी होती है, जहाँ से छोटी आंत की जुड़ान होती है, यहीं पे आके मिलता है। अग्नाशय आपका होता है छोटी आंत में, छोटी आंत को पूरा ये क्षार में पैदा करता है, ये अम्लीय वातावरण करता है। अग्नाशय आपका क्षार में बदल देता है। एक परकोष्ठिका होती है जो बड़ी आंत में रहती है। तो आपका ये रहा चित्र और आप इजली बना सकते हैं। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, मुख से लाना है स्टमच में, स्टमच में लाना है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। आप बस इतना लिख देंगे अगर हिंदी मीडियम में है। यदि इंग्लिश मीडियम में है तो सबसे पहले इसमें लिख देना माउथ, इसमें लिख देना इसोफेगस, इसमें लिख देना स्टोमच और इसमें लिख देना स्मॉल इंटेस्टाइन और इसमें लिख देना लार्ज इंटेस्टाइन और इसमें लिख देना एनस। अब चलते हैं छोटी आंत यानी क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन अमाशय से। ये दूसरा है जिसमें देखिए इसमें पूरा भोजन पचता है, पूरा भोजन, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, ये सारा चीज पचता है छोटी आंत। देखिए पितरस का क्या कार्य है, यदि ये पूछा जाता है एग्जाम में तो आप सिंपली लिख देना ये क्षारी में बदलता है और ये एंजाइम, एंजाइम ट्रिप्सिन लाइपेज एमाइलेज की क्रिया हो सके पित्त लवण वसा एमल्सीकृत देता है। इस एंजाइम लाइपेज क्रियाशीलता बढ़ जाती है, एमल्सीकृत वसा का पाचन। देखिए ये फैट जितना भी होता है उसको तोड़ने, वसा ये सारी चीज़ें तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, ये सीधे सीधे चीज लिख देना, ये सभी चीज़ों को हेल्प करता है। ठीक है, कौन? पितरस, पितरस क्षार में बदलता है और अग्नाशय आपका उसमें बदलता है। ठीक है, अम्ल में। दीर्घ रोम यानी विलगी, विलाई जिसको बोलते हैं विलाई। ठीक है, विलाई क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। इसको इंसुलिन भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, दीर्घ रोम को इंसुलिन भी कहते हैं। दीर्घ रोम का कार्य अवशोषण सतही फल को क्षेत्रफल बढ़ाना, मतलब कहने का मतलब ये कुछ नहीं है। देखिए ठीक है, ये स्लाइड खाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं पाचन कंप्लीट कर दे रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में कैसे भी फंसे आप सोच कर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये मैं बनाया, ये बनाया, मैं ये यू बनाया और मैंने एक चीज़ और बना दी। ठीक है,
यहाँ मान लो ये यहाँ पे आरबीसी फ्लो हो रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से आरबीसी क्या है, कमेंट में बताइए, मैं बता दे रहा हूँ। रेड ब्लड सेल है। अब देखिए क्या हो रहा है। ये मान लीजिए आपका बड़ी, अब छोटी आंत में खाली पाचन होता है, आप लोग खूब जानते हैं अच्छी तरीके से। बड़ा वाला क्या करता है, जो बड़ी आंत होती है उसका कार्य केवल होता है उसमें से सारे चीज़ों का अवशोषण करना, अवशोषण करके आरबीसी के थ्रू कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो इसको पहुंचाने के लिए इसमें अंगुली नुमा संरचना अंदर, इसमें जो होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें तो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको इलाई भी कहते हैं। तो ये आपको मान लो फूड मटेरियल खूब चूड़ चूड़ में आएगा, टूटे हुए भाग में, क्योंकि अमाशय में और स्मॉल इंटेस्टाइन में सगले टूट जाएगा भोजन का और छोटे छोटे भागों में। तो ये आएगा और ये इसमें अंगुली नुमा संरचना के अंदर ऐसे ऐसे इसमें भी चला जाएगा और ये फ्लो के माध्यम से कोई कोशिका होगी वहाँ तक पहुँचाएगा, कोशिका में डालेगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया से, तो एटीपी बनेगा। ये वही प्रक्रिया, तभी तो आपको एटीपी की आवश्यकता है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो आपको पाचन करवाना पड़ेगा, वही चीज़ ये है। तो ये सब मैंने बता दिया कि ये अगर सतही क्षेत्र को बढ़ा, अगर ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा तो बताइए लाखों कोशिकाएं हैं सब मर जाएंगी, ठीक है। बड़ी आंत में ये दीर्घरोम बिना पाचन वृद्धांत में भेज दिया जाता है। इनमें इस तरह एंजाइम क्रियाधार नाम उत्पाद एवं कार्य, ठीक है। आप दीर्घरोम समझ गए होंगे। दीर्घरोम एल्गाई या फिर इंसुलिन, ये सभी चीज़ का नियंत्रण वही करता है। अग्नाशय सबसे ज़्यादा इसमें है। पाचन ग्रंथि नाम एंजाइम क्रिया उत्पाद एवं कार्य मैंने यहाँ तक देख लिया, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ये सबसे पहले आप लोग ये तालिका को देख लीजिए फटाफट। लाल रस एमाइलेज स्टार्च या मंड को शर्करा पाचन कर देता है, मानी जितना भी कार्बो ये स्टार्च होता है, शर्करा होता है, इसको तोड़ देता है लार, ठीक है। जठर रस पेप्सिन प्रोटीन आंशिक रूप से प्रोटीन का पाचन करता है ये, ठीक है, अम्लीय भोजन को बनाता है, ठीक है। और क्षार में कौन बदलता है आपको, पित्ताशय पित्तरस, ठीक है। जठर रस पेप्सिन है प्रोटीन, ये देखिए प्रोटीन का पाचन करता है। जठर ग्रंथि जो जठर रस होता है ये कहाँ, आमाशय में ही पाया जाता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। यकृति पित्तरस कोई एंजाइम नहीं, ये कोई एंजाइम नहीं, ये वसा को सीधे क्या कर देता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, ये वसा को तोड़ने में, ठीक है, वसा को तोड़ने में। अगर अग्नाशय ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज, ये 3 प्रकार का अम्ल ये क्या बोलते हैं आपको छोड़ता है एंजाइम, जिसके कारण क्या बोलते हैं ये तीनों को करेगा। एक वसा पाचन करेगा, एक प्रोटीन का लाइपेज जो होता है प्रोटीन का पाचन करेगा, और एक वसा का एक कार्बोहाइड्रेट का, ये तीनों पाचन करेंगे। प्रोटीन स्टार्च और वसा ये तीनों चीज़ का पाचन ये बाद में करेंगे। छोटी आंत जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, अमाशय से जुड़ा हुआ जो रहता है, ठीक है, ये आपका पाचन करेगा। पेप्टोन पेप्टाइड्स स्टार्च में शर्करा, वसा से को अम्ल और अम्ल में ग्लिसरॉल में, ठीक है। अब एक आ जाता है आपका छोटी आंत में देखिए प्रोटीन जटिल कार्बोहाइड्रेट वसा ये सभी चीज़ों को तोड़ेगा। हमने बता दिया कई बार, मैंने बता दिया है कि ये सारी चीज़ें तोड़ेगा। श्वसन में आ जाओ, रिप्रोडक्शन, अरे रिस्पिरेशन, ठीक है, रिस्पिरेशन, ठीक है। आपको रिस्पिरेशन में आ जाओ। परिभाषा देख लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया दोहरा के, श्वसन क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा, वह प्रक्रम जिसे पाचित भोजन का ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है या की जाती है, श्वसन कहलाती है। यह 2 चरणों में होता है, ठीक है।
तो इसका कहने का क्या मतलब है? श्वसन से ही पाचन संभव है। देखिए जब ऑक्सीजन ये श्वसन क्या है? श्वसन देखिए जब कैसे ऊर्जा। अब देखो मान लो मैंने आपको दिखाया था, क्या दिखाया था, बताया था कि जब यहाँ से आएगा, ये कोशिका है, कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तभी तो एटीपी बनेगा। तो यही कहता है, क्या कहता है, देख लीजिए कि वह प्रक्रम जिससे पाचित भोजन के, मैंने क्या कहा, छोटे छोटे टुकड़ों में नसों के द्वारा जाके कोशिकाओं में। अब देखिए पाचित भोजन है ये, पाचित भोजन के ऑक्सीकरण यानी O2 कहाँ से आएगा? रक्त के साथ O2 और ग्लूकोज छोटे छोटे टुकड़े आके कोशिकाओं में आते हैं, तो ऑक्सीजन यहीं से आएगा, तो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण से प्राप्त की जाती जो ऊर्जा वही श्वसन कहलाती। कुछ नहीं करना दोस्तों, आप सांस लेकर कोशिकाओं तक भोजन पहुंचा के तोड़ के ऊर्जा बना रहे हैं। आपका शरीर है, आपका शरीर से ऊर्जा कैसे बन रही? मान लो अंगुली कोशिका है, आपकी अंगुली कोशिका में रक्त ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा, ग्लूकोज, और आपकी अंगुली ऊर्जा बनाएगी। ठीक है, सांस लेना और ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस देख लीजिए। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यह भौतिक प्रक्रिया जिसमें O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। यह एक रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने कहा ना, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ये एटीपी में बदल देता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल देता है। इसमें ऊर्जा मोचित नहीं होती। ऊर्जा का निर्माण क्यों होगा भाई? श्वसन में केवल ग्लूकोज का आदान प्रदान और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, ये सारी चीज़ें होती है, दौड़ती भागती रहती है दिन भर। श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवी अवायवी। वायवी O2 की उपस्थिति या O2 वायवी मतलब O2 और अवायवी मतलब CO2। इसमें O2 की उपस्थिति में, इसमें CO2। क्या अब आप लोग बोलेंगे क्या हमारे शरीर में अवायवी श्वसन होता है? हाँ जी होता है। ये देखिए, ये ग्लूकोज को भी खंडित करके ग्लूकोज को तोड़ेगी तो लैक्टिक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में सब चीज तोड़ेगा, लैक्टिक और एथेनॉल में बदल जाता है। ठीक है, ये ईस्ट में होने वाली अपक्रिया किण्वन कहलाती है। अपक्रिया के आकृति में दर्शाया गया है। ये क्या करेगी? CO2 H2O और ग्लूकोज को लेकर ATP में बदल देगी, ग्लाइकोलाइसिस होकर किसमें? पायरुविक अम्ल में तोड़ेगी, क्रेब्स चक्र होगा, फिर CO2 H2O 38 ATP बनेगा। ठीक है, CO2 को, तो ये कहने का मतलब सीधे ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा, कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस होएगा, इसके दौरान पायरुविक अम्ल में बदल देगा, पायरुविक से फिर इसमें चेंज हो जाएगा। तो इसका काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस चलता है। तो आपके 10 में सिलेबस आउट ऑफ कंट्रोल है, बस केवल इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना। तो देखिए ये बदलने वाली प्रक्रिया है जो कि अभी ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अगली क्लास में इम्पोर्टेंट रहेगी, आगे क्लास में। तो सबसे पहले 6 कार्बन ग्लूकोज के कोशिका द्रव्य में पायरुविक यानी ग्लाइकोलाइसिस होएगा। इसके दौरान यहाँ पे ईस्ट में क्या बनेगा? ये चीज़ बनेगी सिंपल। और ऑक्सीकरण आपका ये अपने शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी एंड बहुत सारी स्तनधारी में जो होता है, ये लैक्टिक अम्ल ऊर्जा बनाता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बना देगा एंड ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा और ATP भी बना देगा। ATP की भी खंडन एवं निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होता है। ठीक है, ATP क्या है? ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके द्वारा क्या होता है? कोशिकाओं वाली अंतरश्मी क्रियाओं का परिचालन होता है, इसके द्वारा ऊर्जा का प्रदान होता है। सिंपल।
जलीय जीव, ठीक है। जलीय जीव जो होते वो विलय में ऑक्सीजन घुलनशील, आप लोग जानते मछलियाँ जो जल में घुलर रहता है उसी को लेकर श्वसन करती हैं, अपने शरीर को टीपी में बदलती हैं, गलफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। ये देखिए एक बार मानव श्वसन का नासाग्रसनी श्वसनली और उपस्थित वलय फुफ्फुस और ये होता है लंग्स में फुफ्फुस पाया जाता है। ये डायाफ्राम है जो ऊपर तरह फेफड़े करता है। ये श्वसनिकाएँ सब इधर उधर बिखरी हुई है। ये कुप्पिका है। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये बस। अब आपको यहाँ से कई भागों में तोड़ना होगा, कई भागों में भेजे जाके कुप्पिका जुड़ी होती हैं सब, तो आपको अच्छे से डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर इसके बाद यहाँ से आ गए। अब देखिए नासा द्वार, ये पूरा नासा द्वार जिसमें से धूल मिट्टी सब, इसीलिए कहते हैं नाक द्वारा सांस लेना चाहिए। इसमें श्लेष्म की परत की सहायता से इसमें जितने भी बाल से निस्पंदन धूल अशुद्धियाँ निकालने के लिए किया जाता है। दूसरा कंठ की उपस्थिति होता है। ये सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन जाए या फिर भोजन नाली, दो नाली देखिए कैसे है। आप लोग पूरा प्रोसेस जानते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फंसने वाली प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ऐसे दो नलिका है, देखिए ये मैंने क्या किया, एक नली है इसमें दो ठो है। अब इसमें लगा हुआ ढक्कन, तो इसमें अगर भोजन आया तो इसमें जाएगा, यदि सांस लिया तो इसमें आएगा, इसमें से श्वसन होएगी। ये ढक्कन ऐसे ढक देगा ये वाली में, तो ये वाले में चला जाएगा, और ये वाले में ढकेगा तो ये वाले में चला जाएगा। इस तरह होता है, ठीक है। तो कंठ हो गया, फिर कुप्पिका, फिर फुफ्फुस। कुप्पिका रुधिर वाहिनी से ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में कोशिका तक पहुंचाता है। फुफ्फुस जो कि फुफ्फुस में ये CO2 ऑक्सीजन को ये ले आता है और CO2 को मुक्त करता है, ठीक है। इस तरह होता है। मानव में वाहन देख लीजिए, प्लाज्मा भोजन CO2 नाइट्रोजन को विलीन रूप से वहन करता है। वाहन सबसे पहले देखिए हृदय में, हृदय है, ये आपका हृदय है। ये आपका हृदय है। अभी हृदय का डायग्राम बना के दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए हृदय का जो ये वाला भाग होता है ये बड़ा होता है, और ये वाला भाग हल्का छोटा होता है। और ये वाले में थोड़ा सा ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे, ठीक। थोड़ा जगह ले लें तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा, ये छोटा, और यहाँ से ऐसे, और ये वाला हल्का छोटा, और ये वाला हल्का बड़ा, ऐसे कुछ रहता है। और ये ऐसे, तो ये दोस्तों हाथ से नहीं बन पा रहा है, तो मैं ये करता हूँ कि एक बड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ इस शेप के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से ये चार भाग में बढ़ गया। चार भाग में बढ़ने के बाद यहाँ पे 3 ठो वाल पाए जाते हैं, इसमें 3 और इसमें 2। तो देखिए आप लोग, इसमें 2 और इसमें 3 वाल पाए जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, ये 4 भागों में बटा हुआ है। इसको कहेंगे, ये सबसे पहले दाया बायां आप अच्छे से पहचानते हैं, आप खड़े हैं, ये वाला बायां पोर्शन हो गया और ये हो गया दायां। तो दायां, ये दायां और ये बायां,
ये दायां और ये बायां। ये दायां अलिंद और ये बायां निलय। देखिए इसको लिख रहे हैं, ठीक है, ये जूम आउट हो जाए तो लिख जाए। देखिए दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ये 4 प्रकार की होती है। अभी डायग्राम इसमें बना है तो इसलिए हम ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले ये प्लाज्मा का CO2 से नाइट्रोजन वायु पदार्थ को विलीन रूप से वहन करता है। देखिए क्या कहना चाहता है, प्लाज्मा भोजन, इसका मतलब केवल ग्लूकोज ही है। CO2 तथा नाइट्रोजनी वायु पदार्थ का विलीन रूप से, इसका कहने का मतलब है कि वहन में, यानी ये रक्त प्रवहन करता है। ये तो आप लोगों ने हृदय जानते हैं, हृदय है, एक तरफ शुद्ध रक्त बहता है, एक तरफ अशुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध से अशुद्ध की ओर ये बहता है। तो इसमें क्या क्या सब चीज़, ये सारी चीज़ें विलीन रहता है। हमारा पंप हृदय शरीर में अन्य छोटे छोटे जीवों की तुलना से अधिक ऑक्सीजन हमारी शरीर को आवश्यकता होती है, अतः रुधिर को लगातार ऑक्सीजन विसर्जित होना रहना पड़ता है या होते रहना पड़ता है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन अनावृत रूप से मिलती है, ऊर्जा मुक्त होती रहे। हम सबसे पहला देखिए हृदय का क्या कार्य है, ये अगर 5 नंबर पूछ गया तो आज कंप्लीट, ठीक है, 5 नंबर कंप्लीट। हमारे शरीर में विऑक्सीजनित रुधिर सर्वप्रथम दाएं अलिंद से महाशिरा द्वारा पहुंचता है, जहां यह दाएं निलय में जाता है। ठीक है, पूरा इसका व्याख्या कर देना है। दाएं निलय से यह फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े तक पहुंचाता है। फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस शिरा बाएं अलिंद तक पहुंचाता है। फिर यह महाधमनी द्वारा शरीर को पंप कर दिया जाता है। चूंकि शरीर रुधिर 2 बार प्रवेश करता है, इसलिए दोहरा परिसंचरण। देखिए अपना जो शरीर है, इसमें 2 बार रक्त का परिसंचरण होता है। अभी एक बार हम डायग्राम बना रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये आपका हृदय है, ये यहाँ से आया और ये यहाँ से निकल गया, पूरे शरीर में गया ऑक्सीजनेट ब्लड, और यहाँ से यहाँ पे शुद्ध रक्त और यहाँ पे अशुद्ध रक्त बहेगा। तो एक बार गया पूरी कोशिकाओं से लेकर, देखिए यहाँ से आया, यहाँ से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को लेकर वापस से इसमें यहाँ से छोड़ दिया। यह मतलब किडनी आपका फिल्टर कर दी खून, जितने भी ऑक्सीजनेटेड थे उसमें सब यूरिन में चला गया, रेट्रिब्यूटल में, और यहाँ से जो CO2 मुक्त हुआ, CO2 यहीं से निकल के फेफड़े यानी लंग्स में पहुँच गए। तो कुछ इस तरह का मामला है। तो सबसे पहले हृदय से आया पूरे कोशिकाओं तक, कोशिकाओं से आया आपके किडनी तक, ठीक है। किडनी में जितने भी ऑक्सीजनेट ब्लड थे या अपशिष्ट पदार्थ, जितने भी उत्सर्जी पदार्थ थे, सब छन गए। छनने के बाद CO2 बचा। CO2 का लंग्स के द्वारा, ये दाहिने अलिंद के द्वारा यहाँ से निकल गया, कहाँ, लंग्स में जुड़ गया जाके, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस समझाया हृदय का। तो सबसे पहले ये RA में और LA में दिया है, RB और LB। RA से दायां अलिंद और ये LA से बायां अलिंद, लेफ्ट आर्टरीज और राइट आर्टरीज, ठीक है। और ये है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मतलब होता है निलय और आर्टरीज मतलब होता है अलिंद। तो यहाँ से क्या हुआ
कि राइट आर्टरीज से क्या निकला, यहाँ से आया ब्लड सर्कुलेशन, कौन, CO2 वाला, और फिर पूरे शरीर से निकल के यहाँ से आके O2 से निकल गया, तो यानी मतलब बाएं से निकल जाता। ठीक है, तो राइट आर्टरीज और लेफ्ट आर्टरीज ये दोनों ऊपर सिरा, यानी मैंने इस तरह से मैं बनाया था। तो यहाँ से ये राइट आर्टरीज है और ये लेफ्ट आर्टरीज है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस तरह कुछ होता है प्रोसेस, तो आप लोग चित्र देखकर अच्छे से बना सकते हैं। अब आ गए हम लोग उत्सर्जी अपने अंग में, यानी ह्यूमन उत्सर्जी अंग। तो सबसे पहले आ गया नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का डायग्राम देखिए, अभी तो नहीं लेकिन कुछ आगे क्लासेस में यहाँ पे नेफ्रॉन की आ गई है डायग्राम। तो नेफ्रॉन की एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ तो फिर आपको समझाता हूँ। देखिए कुछ ऐसा प्रोसेस है। तो नेफ्रॉन में कैसी संरचना है, कुछ इस तरह की संरचना है। ये है और ये है, ये है। तो सबसे पहले ये है PCT और ये है DCT। इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसका होता है DCT का भी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ही आप लोग लिखेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ से डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अब याद आ गया दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे एक बार फिर से बनाना पड़ रहा है, इस तरह हम लोग बना देंगे तो आपको मिल जाए। यहाँ पे आया अफरेंट और यहाँ पे आया गुच्छ, गुच्छ से इफरेंट में चला गया। इफरेंट में जाने के बाद ऐसे 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 आके ऊपर मिल गया। PCT DCT और ये है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट आप लोग लिख लेना कॉपी में। अफरेंट इफरेंट, अफरेंट से आया ब्लड और ये गुच्छ में आया, गुच्छ में छन गया। छनने के बाद यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में चला गया और रक्त में वापस से जितने भी छना और इसमें वापस से आ गया, जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो छन के वापस से पहुँच गया। तो नेफ्रॉन की संरचना आप लोगों ने देख लिया, इसी तरह आपको बनाना है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वर्ग सूक्ष्मतम इकाई वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। ये किडनी का वृक्क यानी किडनी होता है। ठीक है, किडनी की संरचना कैसा है देख लीजिए, ये है, ये है, ये है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी संरचना अभी आपको पढ़ने को नहीं मिल रहा, लेकिन बना दे रहा हूँ मैं। कुछ इस प्रकार संरचना रहेगी। यहाँ पे नेफ्रॉन पाया जाता है और यहीं से छन के वापस ही यहाँ से ऐसे छन के निकल जाता है। ठीक है, तो अभी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वृक्क नाइट्रोजन कार्य यूरिक अम्ल रक्त से अलग करता। यूरिया यानी खतरनाक टॉक्सिन होता है जिसको अलग करता है, छानता है। वृक्क प्रत्येक कोशिका के गुच्छ वृक्काणु में उपस्थित होता है। इस क्रिया का आरंभ करते हैं तो इस चरणों में लिखते हैं। निस्पंदन यानी छानना। ठीक है, इसको छानते हैं। वृक्काणु उपस्थित कोशिका को गुच्छ नाइट्रोजनी वाज्य पदार्थ यूरिया यूरिन अम्ल को छान देता है, एक नलिका के रूप में छानकर एकत्रित हो जाता है। विचयनित पुनर्अवशोषण प्रारंभिक, जिसका पुनर्अवशोषण होता है वही थी जो मैंने अभी बताया, वही चीज़ है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा और फिर इसके बाद डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। यही प्रोसेस है
और जो मैंने यहाँ से इफरेंट वाला पोर्शन बताया था ये ऐसे 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 जुड़ा होता है, यहाँ से वापस इसमें जितने भी रहता है चला जाता है रक्त में वापस से, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो छन के कहाँ यूरेटरी ब्लडर में चला जाता है, एकत्रित हो जाता है। ये लिखा है यहाँ पे एकत्रित हो जाता है यूरेटरी ब्लडर में। फिर आपको यहाँ पे वृक्काणु संरचना मैंने यहाँ पे दिखाई है, ये देखिए ये यहाँ से छनता है, छनने के बाद ये यहाँ पीसीटी में आ गया, ये आया ये पीसीटी, फिर डीसीटी, फिर ये यहाँ पे डीसीटी है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये इसका मैंने इंग्लिश में बताया, ये संग्राहक नलिका है। और ये है देखिए इसमें लिखा होगा, शायद नहीं लिखा, ये सबसे पहले अग्रस्थ है, ये दूरस्थ है, ठीक है। और ये वृक्क धमनिका है, और ये है गुच्छ, ये बोमेन संपुट है, ठीक है। जो ऐसे 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 रहता है ना, मैंने बनाया था ऐसे, ये है बोमेन संपुट जो यू आकार का ऐसे होता है, दिखा रहा हूँ ऐसे जो यहाँ पे दिख रहा है, ये बोमेन संपुट है। बोमेन संपुट, ये आपको बोमेन संपुट से ऐसे 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 आके यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में मिल गया। और इसमें जो इफरेंट वाला पोर्शन था, इफरेंट आके इसमें गोल कुंडलित है, कुंडलित होने के बाद ये वापस चला जाता है संग्रह नलिका में। तो ये रहा वृक्काणु की रचना। उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है, कली जैसे संक्रमण आघात वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देती है। शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थों को संचित किया जा सकता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अपिक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। यह कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पाद रुधिर में अवपाहन या डायलिसिस द्वारा निकालने के युक्त है। डायलिसिस एक प्रक्रिया है, बस ये खाली आपको याद रखना है। पादप का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पादप का उत्सर्जन सीधे होता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। आप चले जाइए जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम का अर्थ है यह मृत ऊतक है। सबसे पहले इसकी दीवारें बहुत मोटी होती है और ये जल का करता है प्रवाह, ठीक है। जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, पानी को, और फ्लोएम पत्तियों तक भोजन पहुंचाता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। तो ये रहा आपका बायो। आज ये चैप्टर एक कंप्लीट, यानी जैव प्रक्रम ये हुआ है कंप्लीट हुआ है जैव प्रक्रम। टोटल